नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत मोहन, साथ में फ्रेम में है अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। अर्थात में हम अपने दर्शकों का, ललन टॉप के दर्शकों का स्वागत करते हैं। अर्थात यानी हमारे और आपके पैसे की बात, सब कुछ की बात हो रही है। अब तो स्वास्थ्य की बात हो रही है, स्वास्थ्य बजट की बात हो रही है, कोरोना के बाद भारत कैसा होगा और भारत से बचने, इस उस भारत में बचने, जिंदा रहने और अर्थव्यवस्था को संभालने की रणनीति क्या होगी। हम इस पे बहुत दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। आज भी कमोबेश यही है। सर, पहले तो इंडिया टुडे हिंदी, इस बार भी हम कोरोना ही लेकर चल रहे होंगे किसी न किसी रूप में, हमको लगता है। हाँ, इस बार का अंक भी कोरोना पर ही है और खास तौर पर अब जबकि लॉकडाउन को पार्शियली हटाए जाने या थोड़े कुछ हिस्सों में बढ़ाए जाने की बात है, तो अब चर्चा सारी इस बात पर केंद्रित है कि नौकरियों का क्या होगा। लॉकडाउन के कारण कितने रोजगार गए हैं, वो वापस कैसे लौटेंगे, उन्हें किस तरीके के पैकेज मिलेंगे। तो इस बार का अंक मूलतः इसी पर केंद्रित है। ठीक है। अब चलिए उस हिस्से की ओर बढ़ा जाए जिसका हमने नाम ही अर्थात दिया हुआ है इस पूरे प्रोग्राम का। अगली जंग के नायक। अगली जंग के नायक, अगली जंग के नायक, अगली जंग मतलब पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। अगली जंग पहले क्या, ये बताइए। अगली जंग ये है कि कोरोना जब खत्म होगा, जब हम लॉकडाउन से निकलेंगे, तो भारत के पास एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें 40 दिन के लॉकडाउन के बाद 30 से 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा। हो सकता है भारत की रेटिंग डाउनग्रेड हो चुकी हो, जैसा कि कल फिच ने कहा है। केंद्र सरकार के पास बजट नहीं होगा कि वो पैकेज दे सके। अर्थव्यवस्था लगभग वही खड़ी होगी ग्रोथ के लिहाज से जहां वो 1991 में थी, यानी 1%, 0% की विकास दर के आसपास होगी। हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए समझना भी मुश्किल है कि भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए शून्य विकास दर का मतलब क्या है, 0% विकास दर का मतलब क्या है इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए। यहाँ से जो अगली लड़ाई शुरू होगी वो कोरोना से ज्यादा लंबी और दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि यहाँ से अर्थव्यवस्था को रीबिल्ड करना होगा, नए सिरे से बनाना होगा। एक तरीके का ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक सिनेरियो हमारे सामने होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनियां कर्ज में फंसी होंगी, बहुत सारे उद्योग बंद हो रहे होंगे, बहुत सारे उद्योगों को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। तो ये जंग कैसे लड़ी जाएगी, इस अगली जंग को लीड कौन करेगा, इस अगली जंग की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, आज का अर्थात इसी विषय पर बात करता है। हाँ, अच्छा, अंशुमान जी, केंद्र सरकार जो है, और आज के अर्थात पर चल रहे हैं आगे धीरे धीरे, कि केंद्र सरकार इस समय लॉकडाउन जैसे खत्म करने की मियाद, जैसे पिछली बार 14 अप्रैल को जो खत्म हो रही थी, ये जो 3 मई को खत्म हो रही मियाद, इसके पहले राज्यों के साथ कंसल्टेंसी करती है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी ताबड़तोड़ मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन लॉकडाउन जब लागू हुआ था, तब कहीं ना कहीं हम लोग ये अर्थात में चर्चा भी कर चुके थे तब तक, कि उपेक्षा हो रही थी राज्यों के शक्तियों की, राज्यों के अधिकारों की, उनकी उनकी इंटरनल इकोनॉमी की इच्छा हो रही थी। अब क्या रुख में कुछ परिवर्तन है, क्या किस्सा है अब का? देखिए, लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू और उसके 2-3 हफ्ते बाद तक जब तक लोग इस लॉकडाउन का असर और कोरोना के विस्तार को समझ नहीं पा रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन तीसरा हफ्ता आते आते केंद्र सरकार कई स्तर पर थकने लगी थी, क्योंकि इतना बड़ा देश है और उसे वहां पर लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करा पाना, चिकित्सा के अग्रिम मोर्चे पर लोगों को सुविधाएं पहुंचा पाना और पूरी व्यवस्था को संचालित कर पाना, इतनी शक्तिशाली केंद्र सरकार होते हुए भी संभव नहीं था। और शायद यही वजह थी कि हमें उस समय संविधान सभा की वो बहसें याद आई, जिन बहसों के तहत राज्यों को बड़े पैमाने पर अधिकार दिए गए थे, और वो लंबी बहस थी जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के समाज पर यह सबसे बड़ा संकट था। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत के राज्य अमेरिका के स्टेट गवर्नर्स की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति का सिरदर्द नहीं बने थे। जिस तरह के अमेरिका के राष्ट्रपति की परेशानी वहां के स्टेट के गवर्नर्स हैं, वो अपने तरह से खोल रहे हैं, गवर्नर्स के साथ ट्रंप की बहस हो रही है। बल्कि ये भारत के संघीय ढांचे की, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की ताकत थी कि राज्य इस भयानक बीमारी और आर्थिक तबाही के मोर्चे पर केंद्र से आगे खड़े थे और पहला मोर्चा वे सामने ले रहे थे। उनके डॉक्टर, उनकी व्यवस्थाएं, उनके संसाधन, उन संघीय ढांचे की इस ताकत के कारण। और इसीलिए लॉकडाउन की शुरुआत से पहले जब केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया, लेकिन अंततः धीमे धीमे केंद्र सरकार को समझ में आया कि इसमें राज्यों को साथ लिए बिना ये इतना बड़ा संकट निपटाया नहीं जा सकता। तो जब लॉकडाउन से पहले एग्जिट की या पहली वापसी की बात शुरू हुई, तो एक सामूहिक बड़ा मशवरा वीडियो कॉल के जरिए प्रधानमंत्री ने किया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया सिद्धांत, वो ये कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से पूरी की पूरी लड़ाई को फाइनली राज्य सरकारों को सौंप दिया, और राज्य सरकारों को ही नहीं बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को सौंप दिया, स्थानीय
जो प्रशासन ने उनको सौंप दिया। गृह मंत्रालय केवल आदेश जारी करता था, उनको लागू करने के अधिकार, उनको लागू करने की सुविधा, उनको लागू करने की व्यवस्था राज्य सरकारों पर और राज्य सरकारों के स्थानीय प्रशासनों पर थी। और इसलिए हमने देखा कि लॉकडाउन से एग्जिट उस तरह से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। कई राज्यों ने अपने तरीके से पाबंदियां लागू कर दी, हॉटस्पॉट जोन निर्धारित किए। अब यहां से आगे जब हम बात करते हैं, जिस अगली जंग की बात करते हैं, जहां हमें जाना है और जिस जंग में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बहुत मेहनत के साथ, बहुत तकलीफ के साथ रीबिल्ड करना होगा, तो उससे लड़ाई का सूत्र भी हमारी कोविड से लड़ाई में छिपा हुआ है। उसे जीतने के लिए हमें जंग की अगुवाई अब राज्य सरकारों को सौंपनी होगी। राज्य सरकारें ही उस रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी की, जो भारत की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण होगा कोविड के बाद, शून्य से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा, उसे बिल्ड करने में राज्य सरकारों की भूमिका केंद्रीय होगी। केंद्र सरकार की भूमिका उतनी केंद्रीय नहीं होने वाली है। अगर केंद्र सरकार को यह नसीहत इस पूरी व्यवस्था से पिछले 40 दिनों में मिल गई है, तो शायद उसे कोई भी इकोनॉमिक पैकेज लाते समय या कोविड के बाद के इकोनॉमिक रीबिल्डिंग की स्ट्रेटजी बनाते समय इसे समझना चाहिए कि राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था की और भारतीय संघीय व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को बनाने की केंद्रीय इकाई है। उन्हें उपेक्षित करने से चीजें बनती नहीं। अच्छा, यानी राज्यों को ज्यादा ताकत की जरूरत है। मतलब उनको जैसे कहावत है कि हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, तो राज्यों को उनकी शक्ति और उनकी ताकत को फिर से सौंपने की जरूरत है कि अब आपके जिम्मे है सारा कुछ। और क्या इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब 1997 से 2014 का जिसका आपने अर्थात में जिक्र भी किया है कि इकोनॉमिक ट्रीटमेंट भारत का अच्छा था, भले ही पॉलिटिकल ट्रीटमेंट थोड़ा सा, इंडिया के स्ट्रक्चर का पॉलिटिकल ट्रीटमेंट थोड़ा सा डगा हुआ था, स्टेबल था, लेकिन इकोनॉमिक ट्रीटमेंट ज्यादा मजबूत था क्योंकि राज्यों के पास ज्यादा। ऐसा अब भी होने जा रहा है क्या? 97 से 2014 के बीच का जो कार्यकाल है, भारत का जो समय है, वो हमें भारत की अर्थव्यवस्था का जो ढांचागत बदलाव है उसके बारे में बताता है। और कई सारी ऐसी चीजें हैं, सिद्धांत, जो हमारी नजरों से फिसल जाती हैं, क्योंकि हम आमतौर पर केंद्र की तरफ देखने वाले, केंद्रीय बजट पर ध्यान देने वाले, केंद्र की चीजों पर बात करने पर ज्यादा फोकस होते हैं। 1997 से 2014 तक का साल, बल्कि आप माने 2008-9 तक का साल, भारत में राजनीति का सबसे अच्छा वक्त नहीं था। केंद्र में लगातार ढीली ढाली सरकारें थी गठजोड़ की सरकारें थी। केंद्र और राज्यों से राजनीतिक समन्वय या राजनीतिक तालमेल नहीं था। लेकिन यही वो दौर था जब भारत में निवेश की होड़ में राज्यों ने रिकॉर्ड बना दिए। भारत का सबसे बड़े पैमाने पर निवेश इसी दौर में आया। 1997 अपने स्तर पर 2014 में आया। भारत की सबसे भव्य निवेश कथा है। आप जिस भी बड़े निवेश के प्रोजेक्ट को आज देख रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया हुआ निवेश हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आया हुआ निवेश हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आया हुआ निवेश हो, चाहे वो एयरपोर्ट में आया हुआ निवेश हो, ये सारा का सारा निवेश सिर्फ उस दौर में आया था। यही वो दौर था जब राज्यों की जीडीपी ग्रोथ रेट दोगुनी तक हो गई थी डिकेडल आधार पर, और जिसका असर हमें देश के जीडीपी ग्रोथ में नजर आया, जो 7.5-8% पहुंच गई थी। ऐसा इसलिए हुआ कि तब की केंद्र सरकारें थोड़ी कमजोर थी। केंद्र सरकारें सुधार तो कर रही थी, लेकिन उन सुधारों को इस्तेमाल करने की छूट उन्होंने राज्यों के विवेक पर छोड़ दी थी। यह फर्क था। राज्यों को ऊपर से यह नहीं कहा गया था कि उन्हें कुछ करना है, वो रिफॉर्म्स राज्यों तक गए थे और राज्यों ने अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किया था। अभी जो पिछली आर्थिक समीक्षा आई, उसने हमें बताया कि 2006 से नोटबंदी के पहले तक भारत में नई इकाइयों का, नई यूनिट का जो रजिस्ट्रेशन था, वो 45,000 से बढ़कर 1,25,000 पर पहुंच गया। नई यूनिट्स, इतनी यूनिट रजिस्टर हुई 45,000 से 1,25,000 पे। और इसमें सबसे ज्यादा यूनिट्स, जो नई यूनिट्स आई वो सर्विसेज सेक्टर में आई, जो भारत की अर्थव्यवस्था में 50% का हिस्सा रखता है, और इसीलिए कोरोना के कारण इस सर्विसेज सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। दरअसल ये सारी जो नई इकाइयां आई थी, ये लोकल इकोनॉमीज की डिमांड के कारण आई थी। सर्विसेज सेक्टर की इकाइयां जो जिलों में लगी थी, छोटे छोटे जिलों में या कस्बों में लगी थी, ये वहां पर आई थी, और इन्हें बनाने में राज्यों की बड़ी भूमिका थी। ये किसी केंद्र सरकार के किसी प्रधानमंत्री को देखकर, उसका मुंह देखकर नहीं आई थी, बल्कि ये राज्यों के मुख्यमंत्री को देखकर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर इसको कोई नहीं जानता कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जितना निवेश गुजरात में आकर्षित किया था, उतना निवेश प्रधानमंत्री रहते हुए शायद पूरे देश में नहीं आ पाया। क्योंकि इसी दौरान
एक और बड़ा बदलाव हुआ इस दौरान, वित्त आयोग आए। वित्त आयोगों ने, चूंकि राज्यों का दबाव था और फेडरल पॉलिटी बन रही थी, तो वित्त आयोगों ने बड़े पैमाने पर केंद्र से राज्यों को संसाधन देना शुरू किए। 2011 से 2019 के बीच स्टेट्स का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 6 लाख करोड़ रुपए हो गया, ये क्रा की रिपोर्ट बताती है। और आज हम जहां खड़े हैं वहां देश के 83% कैपिटल एक्सपेंडिचर सिद्धांत वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे सीधे विकास में खर्च होता है, जिससे कि डिमांड आती है, वो उसकी कमान 15 राज्यों के पास है। तो अगर आप भारतीय आर्थिक सुधारों के पूरे क्रम को केंद्र के नजरिए, केंद्र के से दिल्ली से बाहर निकलकर लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या बैंगलोर से देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा, पहली चीज ये कि ज्यादातर निवेश राज्यों की परिस्थितियों के आधार पर हुआ। केंद्र के पास कोई टेरिटरी नहीं है। निवेश करने वाली कंपनियों ने राज्य की सुविधाओं का चुनाव किया और उस राज्य में अपने हिसाब से अपनी भौगोलिक, अपनी आर्थिक भूगोल को समझकर वहां निवेश करना शुरू किया। इसलिए हमने देखा कि ऑटोमोबाइल का क्लस्टर किसी एक राज्य में बना, केमिकल का क्लस्टर किसी दूसरे राज्य में बना, टेक्सटाइल का क्लस्टर किसी दूसरे राज्य में बना। ये उस राज्य की परिस्थिति थी। दूसरा, उस राज्य ने उस निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या विशेष किस्म की सुविधाएं दी, जैसे कि हमने गुजरात में उस दौरान बड़े पैमाने पर निवेश आता देखा या महाराष्ट्र में आता देखा, तो राज्यों ने कितनी सुविधाएं दी। और इस पूरी व्यवस्था ने जो राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में ग्रोथ दी, वो ग्रोथ बाद में केंद्र सरकार के पास राजस्व के रूप में सामने आई। केंद्र सरकार को ज्यादा रेवेन्यूज मिले और वो रेवेन्यूज बाद में फाइनेंस कमीशन के वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वापस ट्रांसफर होकर राज्यों के पास पहुंचे और राज्यों ने उसका इस्तेमाल विकास के खर्च में किया। तो भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट है, जो 1997 से लेकर 2015-16 तक की ग्रोथ रेट है, उसमें मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर राज्यों में ही बना है। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर राज्यों का है, क्योंकि केंद्र के पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सारा राज्यों में बनाया गया। सारे बड़े प्रोजेक्ट तो केंद्रीय सेक्टर में या सेंट्रल सेक्टर में जितनी ग्रोथ दिखाई दी है हमें 1997 से 2014 के बीच में, उससे कई गुना ज्यादा विकास हमें स्टेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में, स्टेट सेक्टर की इकोनॉमीज में दिखाई दिया। अच्छा, आपने भी कहा कि 1997 से 2014 तक का जो समय था वो राज्यों के पास राज्यों में निवेश ज्यादा था। तो क्या ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि केंद्र में जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वो एक गठबंधन की सरकार थी? उस पूरे समय में हम देख रहे हैं 2 बार यूपीए आती है, एनडीए की सरकार है, सारी गठबंधन की सरकारें, किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, मिला जुला के बन रहा है। और 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी आते हैं तो पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं। तो क्या इस वजह से कोई इम्बैलेंस हम देख सकते हैं? ये एक असंगति है, हमको दिखती है। आमतौर पर हमें समझते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकारें भारत में बहुत अच्छा विकास करती हैं या भारत में बहुत सारे बड़े फैसले ऐसे लिए जा सकते हैं जो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार होने से होता है। पर हमने 2014 के बाद 1-2 सालों के बाद भारत की विकास दर में लगातार गिरावट देखी। आर्थिक सुधारों का वो तेज दौर नहीं देखा जिसकी हमें अपेक्षा थी, बल्कि हमने इस तरीके के कदम देखे जो राजनीतिक रूप से भले ही भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लिए लाभदायक हो, पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राज्यों के अधिकार सीमित करने वाले थे, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी जैसे फैसले जिसमें राज्यों से बड़े पैमाने पर उनकी टैक्स लगाने की ताकत ले ली गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन का जो सबसे छुपा हुआ मैसेज है, संदेश है, वो ये है कि ताकतवर केंद्र भारत का विकास नहीं कर सकता। अगर आप केंद्र को एक सीमा से अधिक शक्तिशाली बना देंगे, सारे फैसले केंद्र से राज्यों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, केंद्र सरकार यह तय करना शुरू करेगी कि उसे राज्यों को कैसे खर्च करना है, राज्यों को कैसे निवेश करना है, तो हम कोविड की लड़ाई जीत नहीं सकते थे। अगर केंद्र सरकार का आईसीएमआर या स्वास्थ्य विभाग इस लड़ाई को लड़ रहा होता तो ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। तो जो 1997 से 2014 का समय संयोग से कहें या बाय डिफॉल्ट कहें ऐसा था जहां राज्यों के पास तमाम तरीके की आजादियां थी, तमाम तरीके की स्वाधीनताएं थी, तमाम तरीके से निवेश आकर्षित करने की सुविधाएं थी। उसमें बड़े निवेश मेले नहीं होते थे सिद्धांत, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हूं कितने लाख करोड़ का निवेश आया, पर वास्तविक निवेश होता था हर राज्य में। 1997 से 2014 के बीच कुछ ही राज्यों को आप छोड़ दीजिए तो भारत के हर राज्य की निवेश की ग्रोथ रेट उसके पिछले 2 दशकों की तुलना में दोगुनी हो चुकी थी। ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत बड़े निवेश मेले आकर्षित किए जाते, क्योंकि राज्य अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी शक्तियों के हिसाब से निवेश करने वाले निवेशकों को, किसी को बिजली के बिल में माफी देते थे, किसी को सस्ती जमीन देते थे, किसी को टैक्स में रियायत देते थे, और इस तरह से कंपनियां भीतर निवेश करने आती थी। 2014 के बाद हमने व्यवस्था बदलती देखी। 2014
2014 के बाद बहुत सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ केंद्र में। नीति हाँ। आयोग खत्म होने के साथ उम्मीदें की गई थी कि राज्यों को अधिकार मिलेंगे कि वो अपने तरह से खर्च कर सकेंगे, लेकिन प्लान का पूरा स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें खत्म हो गई। केंद्र सरकार ने बड़ी स्कीमें बनाई, राज्य सरकारों को उन्हें लागू करने के लिए कहा। ऐसा इसलिए संभव हो सका कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनावों के पहले तक भारत के करीब करीब 70% जीडीपी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था। एक ही पार्टी की सरकार थी जो देश के हर राज्यों में थी, और उस दौर में भारत की आर्थिक विकास दर का पहिया तेजी से न घूमना हमें इस मॉडल को बहस में लाता है कि क्या बहुत ताकतवर केंद्र वास्तव में अर्थव्यवस्था का विकास कर सकता है, या हमें राज्यों के जरिए इस विकास को रफ्तार देनी होगी। ये बहस, लेकिन सिद्धांत, ये बहस कोविड से पहले की बहस थी। कोविड के बाद की बहस तो अभी है कि हम जीरो इकोनॉमी के जीरो ग्रोथ के जोन में पहुंच गए हैं। तो अब तो ये रीबिल्डिंग हर हाल में नीचे से ही शुरू होगी। इस रीबिल्डिंग को हमें जमीन से, नीचे की इकोनॉमी से, चाहे वो छोटे उद्योग हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर। अब माइग्रेंट लेबर्स की समस्या देखिए, राज्य सरकारें उनसे जूझ रही हैं। अभी छोटी कंपनियां, छोटी इकोनॉमीज, छोटे बाजार जब बंद हुए हैं, उनको दोबारा खोलेंगे तो उनसे पहला मोर्चा राज्य सरकारें लेंगी। और इसलिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार से कह रही हैं कि मैं 10 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए, हमें विशेष तरीके की रियायतें दी जाएं। और ऐसी सब बातें अभी इसी सप्ताह जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लॉकडाउन एग्जिट को लेकर उसमें ये चीजें सब संदेह चर्चा में और संवाद में आई है। अब क्या रणनीति अपनाएगा केंद्र राज्यों को लेकर, क्या अपनाना चाहिए? मुझे लगता है कि यहां से भारत में आर्थिक सुधारों का या आर्थिक अधिकारों के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा दौर शुरू होना चाहिए, और उसको शुरू किए बिना भारत में ग्रोथ आने की कोई संभावना नहीं। इस पर हम अर्थात में बार बार चर्चा करते रहे हैं कि भारत में करीब 69 डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, जिन क्लस्टर्स में भारत का अधिकांश कारोबार, अधिकांश रोजगार और अधिकांश इन्वेस्टमेंट, अधिकांश डेट कंजम्पशन सेंटर्ड है। इन क्लस्टर्स में जिले, मार्केट और औद्योगिक इलाके हैं। ये क्लस्टर्स वस्तुतः राज्य सरकारों के अंतर्गत है। सबसे पहली चीज ये कि केंद्र सरकार को निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों को जीएसटी के तहत रियायत देनी होगी। सबसे बड़ी शिकायत जीएसटी से राज्यों की थी, जो वो उस समय ताकतवर केंद्र और सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के नाते नहीं कह पाए कि जब तक राज्य सरकारों को कहीं कोई ऐसी खिड़की, कहीं कोई ऐसा विंडो नहीं दिया जाएगा जिसके जरिए वो अपने यहाँ निवेश को आकर्षित करने के लिए दूसरे राज्य की तुलना में विशेष सुविधाएं दे सकें, तब तक वहां निवेश नहीं आएगा। और ऐसे राज्यों में तो निवेश कभी नहीं आएगा जिनके पास कोई बड़े औद्योगिक बुनियादी ढांचे का इतिहास नहीं है। तो इसलिए निवेश हमेशा खिसक कर उन्हीं 5-6 राज्यों में पहुंच जाएगा जहां वो पहले से स्थापित है। 1900 जीएसटी आने से पहले राज्यों के बीच में निवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, उसके अपने नुकसान थे। कई राज्य अपने यहाँ टैक्स की दर किसी प्रोडक्ट पर कम रखते थे, दूसरा राज्य उस पर ज्यादा रखता था, लेकिन उस फैसिलिटी का इस्तेमाल करके राज्यों ने बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया था। और कंपनी बाजार के हिसाब से, उपभोक्ताओं के हिसाब से, कच्चे माल की पहुंच के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर यह फैसला लेती थी। राज्य सस्ती जमीन देते थे, टैक्स में रियायतें देते थे, तमाम तरह की सर्विसेज में रियायतें देते थे। पोर्ट के किनारे वाले जो राज्य होते थे उनमें कुछ विशेष सुविधाएं मिलती थी। ये सारी सुविधाएं छिन चुकी हैं, ये सारी आजादियां राज्यों की तरफ से छिन चुकी हैं। जीएसटी के बाद पूरा ढांचा इतना डिब्बाबंद हो चुका है कि राज्य सरकारें अपने तरह से अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए कोई विशेष रियायतें नहीं दे सकती। और अगर उन्हें कोई विशेष रियायतें देनी होंगी तो उन्हें बड़े पैमाने पर अपने राजस्व गंवाने होंगे, क्योंकि जीएसटी के बाहर देनी होंगी। तो पहली चीज तो ये कि जीएसटी के ढांचे में जो पुनर्गठन किया जाए उसमें इतनी जगह दी जाए राज्यों को कि राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सके। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश गुजरात से और बंगाल आंध्र प्रदेश से निवेश लाने में प्रतिस्पर्धा करे। अंततः वो निवेश देश के भीतर ही आएगा, अंततः वो देश के जीडीपी का हिस्सा होगा। वो यूनिट चाहे तमिलनाडु में लगे, या वो कर्नाटक में लगे, या वो उत्तर प्रदेश में लगे, वो गुजरात में लगे, वो पूरा जीडीपी उस देश का होगा। और अगर हमने लेबर के माइग्रेशन को पूरे देश में इजाजत दी है तो काम करने वाले कामगार बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों से भी सूरत चले जाएंगे, जैसा कि होता रहा है। तो यह प्रतिस्पर्धा आना बहुत जरूरी है। इस प्रतिस्पर्धा के बिना नीचे के स्तर से ग्राउंड लेवल से निवेश नहीं आ पाएगा। दूसरी बड़ी बात यह कि वित्त आयोग की बैठक अभी कोविड के बाद हुई, और इसमें वित्त आयोग ने कुछ चीजों पर चर्चा की। अभी वो
उनको अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राज्यों को वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के रिश्तों का, फाइनेंशियल रिश्तों का एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बनाना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि राज्य सरकारें इस समय 8 से 9% के इंटरेस्ट रेट पर लोन उठा रही हैं, और जिसकी शिकायत उन्होंने केंद्र सरकार से की है। ये लोन की रेट सामान्य टैक्स पेयर या सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति को मिलने वाले होम लोन से भी ज्यादा है। यानी राज्य सरकारों से ज्यादा बेहतर साख एक नौकरी पेशा व्यक्ति की है बैंकों की निगाह में। ये रेट रेपो रेट का 2 गुना है, जिस रेट पर राज्य सरकारों को ये पैसा मिल रहा है। राज्य सरकारें पैसा कैसे चुकाएंगी अगर उनके पास रेवेन्यूज नहीं होंगे, और आगे वो डेट के, कर्ज के जाल में फंस जाएंगी। राज्यों को पूरी तरह से केंद्रीय स्कीमों का जो मकड़जाल है उससे मुक्त करना होगा, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र को 3-4 बड़ी स्कीमें चाहिए, मेगा स्कीमें चाहिए, और इसके अलावा बाकी सारी छोटी स्कीमों को छोड़कर राज्यों को सीधे आवंटन किया जाए, उन्हें घाटा नियंत्रित करने की बिल्कुल नई सीमाओं में बांधा जाए, जिससे कि वो एक निर्धारित सीमा से अधिक घाटे न दे, उठाने की सीमा रुक जाए, जिससे कि उनके बजटों पर दबाव ना पड़े। और इसके साथ राज्यों के लिए एक मजबूत बॉन्ड बाजार तैयार किया जाए, जिससे कि वो पूरी तरह पारदर्शी हो सके और अपनी साख बेहतर कर सके और बाजार से सस्ता कर्ज ले सके। उस रेट पर कर्ज ना लें जिस रेट पर आज वो कर्ज ले रहे हैं, इससे डेट ट्रैप में फंसने का खतरा है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों में कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, वहां डेट मैनेजमेंट ऑफिस बनाने होंगे, उनके ट्रेजरी ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट करना होगा, वहां पर रेगुलेटर्स बनाने होंगे जो कि जहां पर राज्य सरकारों का जो विवेकाधिकार है उससे वो बाहर निकलें, और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जैसे बिजली में या केंद्र सरकार में बीमा में या टेलीकॉम में है, इस तरह से राज्यों में रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं हुए। राज्यों में नियामक बनाने होंगे जो बाजार को रेगुलेट करें। केंद्र राज्य सरकारों का या राज्य के बाबुओं का, नेताओं का उसमें सीधा दखल ना हो, विशेषज्ञ हर सेक्टर को रेगुलेट करें। हमें हर राज्य में परिवहन रेगुलेटर की जरूरत है, हमें हर राज्य में इंटरटेनमेंट के रेगुलेटर की जरूरत है, हमें हर राज्य में बड़े पैमाने पर दूसरी सेवाओं के लिए रेगुलेटर्स की जरूरत है। इसके साथ वहां पर सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करना होगा, जो राज्यों में बिल्कुल नहीं हुआ। केंद्र में तो कुछ सीमा तक हुआ है, राज्यों के पास जो पीएसयूज हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर वेल्थ या संपत्ति फंसी हुई है। ये 3-4 ऐसे बड़े सुधार हैं जहां से हमें राज्यों को बड़े पैमाने पर ताकत देनी होगी कि वो अर्थव्यवस्था को अपनी समझ से विकसित करें, जैसे वो अपनी समझ से कोविड का लॉकडाउन विकसित कर रहे हैं। कोई भी राज्य एक दूसरे राज्य के मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश 30 जून तक लॉकडाउन बंद करने की तैयारी में है, केरल लॉकडाउन को रिलैक्स करने की तैयारी में। जिस तरह वो और ये समझ उनकी अपनी जरूरतों से उनके अपने संसाधनों से, उनकी चुनौतियों के कारण आ रही है, इसी समझ से हमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विवेक पर भरोसा करना होगा। केंद्र सरकार को पीछे खड़े होकर उनकी कैपेसिटीज बढ़ानी होंगी, उनकी क्षमताएं बढ़ानी होंगी, उन्हें विशेषज्ञों की राय देनी होगी, और उन्हें ऐसी संस्थाएं, ऐसा स्ट्रक्चर विकसित करने में मदद करनी होगी जिससे वो अब जो अगला दौर है भारत के विकास का, जो कि संकट का दौर है, इस संकट से निकालने में हमारी मदद कर सके। यानी अब हम अंबेडकर ने जो कहा था, अंबेडकर ने संविधान बनाने के साथ ही 1951 में जो संघीय ढांचे की बात को, संघीय ढांचे की पूरी संरचना को मजबूत करने की बात की थी, उसके लिए हमें ऋणी होना चाहिए उसका, और फिर से वहां लौटना चाहिए, बैक टू द रूट। यही बात मैंने इस स्तंभ में लिखी सिद्धांत की। हम सब लोग अक्सर कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं। संविधान तो कई लोगों ने मिलकर बनाया था, संविधान में तो कई सारी कमेटियां थी, संविधान में कई सारी सभाएं थी। हम ये समझ नहीं पाते अक्सर कि अंबेडकर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान की दृष्टि से क्या था। भारतीय संविधान की शुरुआती व्यवस्थाओं में जो बहस थी वो ये थी कि हमारे पास एक बेहद ताकतवर केंद्र होना चाहिए क्या, या हमारे पास राज्यों के पास भी समान अधिकार होने चाहिए। दरअसल विभाजन के बाद बहुत सारे नेता संविधान सभा में इस बात के पक्ष में थे कि एक यूनिटरी पावरफुल केंद्र को सामने रखा जाए, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां मौजूद हों, राज्यों को बहुत सीमित आधार पर शक्तियां रखी जाएं। अंबेडकर ने इस बहस को संविधान सभा में शुरू किया, ऐसे संविधान सभा के रिकॉर्ड्स बताते हैं। और उन्होंने पूरी संविधान सभा में नेहरू और बाकी लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया लगातार कि नहीं, भारत इतना बड़ा देश है, इसमें आप जब तक राज्यों को समान शक्तियां नहीं देंगे, केंद्र के समान शक्तियां नहीं देंगे, तब तक हम इस पूरे देश का सही ढंग से प्रबंधन या मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। केंद्र के पास आपातकालीन शक्तियां होनी चाहिए, जिस आपातकालीन शक्तियों के उपबंध संविधान में हैं, पर बहुत सारी पैरेलल पावर्स राज्य सरकारों के पास होनी चाहिए। और उसके बाद वही ये स्टेट
लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची कहते हैं, ये तैयार हुई। राज्यों को बहुत सारे अधिकार दिए गए और हमें आश्चर्य होगा जानकर कि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और भारत में संविधान लागू होने के बाद बनने वाली जो पहली संस्था थी वो वित्त आयोग था, जो 1951 में गठित हुआ। और उस समय अंबेडकर ने अपने नेतृत्व में उस वित्त आयोग का गठन कराया और उस वित्त आयोग को पहले दिन से यह मैंडेट दिया गया कि वो केंद्र और राज्य के वित्तीय रिश्तों को परिभाषित करेगा, स्थापित करेगा। हर 10 साल बाद वो 5 साल बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा और उसके आधार पर तय होगा कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व कैसे बांटे जाएंगे। तो केंद्र राज्यों को टैक्स लगाने का, उनका निचले स्तर पर टैक्स लगाने का, रेवेन्यू जुटाने का, सर्विसेज से पैसा लेने का इसका अधिकार दिया गया और कुछ बड़ी सेवाएं केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी गई। ये संविधान सभा की एक बड़ी लंबी बहस थी और उस पर हम आगे आकर आज यहां खड़े हुए हैं जहां हमारे पास एक समृद्ध संघीय ढांचा है। बल्कि इसके बाद इतिहास से बताता है कि उसके बाद नेहरू ने राज्यों को चिट्ठियां लिखनी शुरू की थी और काफी लंबे समय तक जो विदेश नीति से संबंधित मामले होते थे, तब कोई संचार के साधन ऐसे नहीं थे, तो नेहरू चिट्ठियों के जरिए राज्यों को उसकी सूचना देते थे, मुख्यमंत्रियों को, कि इस विदेश के प्रधानमंत्री से, इस विदेश के राष्ट्राध्यक्ष से हमारी चर्चा हुई थी। तो संविधान ने हमें जिस समृद्ध संघीय ढांचे की राह दिखाई थी उससे अब पूरी तरह आजमाने का वक्त आ गया है। हमने शुरुआत में उस संघीय ढांचे को मजबूत किया, फिर बीच में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे वो उसकी ताकत कम हुई और टैक्स लगाने की पावर्स, बहुत सारे पावर्स केंद्र सरकार के हाथ में आ गए। राज्यों को एक नई आर्थिक स्वतंत्रता की जरूरत है, एक नई इकोनॉमिक फ्रीडम की जरूरत है, उन्हें नई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जरूरत है। उन पर विश्वास किया गया है कोविड के दौरान, तो आज हम दुनिया में से कोविड की लड़ाई में अपने आप को कई मायनों में बेहतर पा रहे हैं। उन्हें वो जो नई इकोनॉमिक फ्रीडम है वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये जो आने वाली गहरी मंदी है इससे निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, हमारे एक व्यूअर है, अभी नाम है उनका, वो न्याय स्कीम की तरफ जाकर एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या न्याय स्कीम और दूसरी ऐसी चीजों से कुछ प्रभावशाली बिंदु, कुछ एक्सपर्ट से बात की जाए, उसमें कुछ प्रभावशाली बिंदु जोड़े जाए, तो क्या निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इस समय क्या हम या सरकार कुछ कर सकती है? वो सवाल ये पूछना चाह रहे हैं। इस पर हमने पिछली बार चर्चा की सिद्धांत की, हमें यूनिवर्सल स्कीमों की जरूरत है। हमको बहुत ज्यादा स्कीमों की 1500-2000 स्कीमों का जो पूरा तंत्र है इसकी जरूरत नहीं है। हमें एक रोजगार की स्कीम की जरूरत है, एक स्वास्थ्य की स्कीम की जरूरत है, एक पेंशन की स्कीम की जरूरत है। ऐसी बड़ी स्कीमों की जरूरत है जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल स्कीमें इसलिए जरूरी है जिसमें कि हम ये भेद ना कर सकें कि कौन इसका पात्र है और कौन इसका पात्र नहीं है। एक मुश्त सबको उस तरीके की बराबर सुविधाएं मिलती रहें, इसकी हमें जरूरत है। तो अब न्याय चूंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा थी, तो हो सकता है एक राजनीतिक ब्रांड के साथ आ रही हो, पर कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्सल स्कीम्स की तरफ जाना पड़ेगा। और यूनिवर्सल स्कीम्स बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आप बहुत सारी सब्सिडीज, बहुत सारे बेकार के खर्च सीमित करिए और लोगों के हाथ में पैसा रखिए जिससे कि वो डिमांड जनरेट कर सके। तो इस तरीके के प्रयोग आने वाले समय में दुनिया के कई सारे देशों में, खासतौर से विकासशील देशों में दिखाई देंगे। भारत की सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि हमें इस संकट के दौर में हमारे पास जो 2-2.5 हजार स्कीमें थी, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। माइग्रेंट लेबर सड़क पर टहल रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, रोजगार नहीं है। हम जो मदद भी केंद्र सरकार दे पा रही है वो प्रतीकात्मक है। 500 रुपए लेने के लिए महिलाएं पूरा दिन बैंक के सामने लाइन में खड़ी है और 500 रुपए से क्या होता है, बहुत छोटी प्रतीकात्मक मदद है। तो इस प्रतीकवाद जो स्कीमों का है और केंद्र और मदद देने का जो प्रतीकवाद है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। आप एक मुश्त साइजेबल मदद दीजिए, बहुत सारी चीजें मत दीजिए, बहुत सारी सब्सिडीज मत दीजिए, ऐसी मदद दीजिए जिससे कि उसका काम चल सके परिवार का और वो बाहर जाकर खर्च कर सके, जिससे कि अर्थव्यवस्था में मांग वापस आ सके। एक मेरा सवाल भी है कि जो हम आज के अर्थात में हम बात कर रहे हैं कि विकेंद्रीकरण किया जाए शक्तियों का, केंद्र से दूर किया जाए, राज्यों के पास राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां आए, तो क्या कहीं ना कहीं इससे ये एक रिस्क या ये एक संभावना नहीं पैदा होती कि कंज्यूमर पर या उपभोक्ता पर ज्यादा दबाव या ज्यादा उस पर लोड आएगा? नहीं, उस पर लोड नहीं आएगा, क्योंकि देखिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर जब चीजों को मैनेज करेंगी और ये विकेंद्रीकरण एक पूरा ढांचा है विकेंद्रीकरण का, उस विकेंद्रीकरण के ढांचे के तहत होगा। अगर राज्य सरकारें अपनी व्यवस्था को अपने तरह से मैनेज करना शुरू करेंगी, जो वो करती हैं, काफी हद तक करती हैं, तो शायद उपभोक्ताओं को ज्यादा अवसर दिखाई देंगे। देखिए, अब एक बड़ी समस्या सिद्धांत इस समय क्या है, जो माइग्रेंट लेबर वापस बड़े शहरों से निकलकर जा रहा है, उसे वापस बड़े शहरों में लाना
बहुत मुश्किल होगा। अब वो जो रोजगार तलाशने की कोशिश करेगा वो अपने घर के आसपास की अर्थव्यवस्थाओं में तलाशने की कोशिश करेगा। तो उन अर्थव्यवस्थाओं को ताकत देने के लिए, वहां कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमें राज्य सरकारों की मदद की ही जरूरत होगी। और वो मदद तब मिलेगी जब हम उन्हें नए तरीके के आर्थिक स्वतंत्रताएं देंगे। राज्य सरकारों के इकोनॉमिक ढांचे में बहुत सारी खामियां हैं। उनका इकोनॉमिक ढांचा उतना ट्रांसपेरेंट, उतना ताकतवर, उतना शक्तिशाली नहीं है। उनके पास उतने विशेषज्ञ नहीं है जो केंद्र सरकार के पास है। आप राज्यों का बजट पढ़कर समझ नहीं सकते कि वो क्या बता रहे होते हैं। उनके बजटों में पारदर्शिता नहीं है, उनके बजट स्टैंडर्ड नहीं है, उनके बजट की फॉर्मेटिंग सही नहीं है, उनके ट्रेजरी ऑपरेशन सही नहीं है। वो बॉन्ड मार्केट में कैसे से पैसा उठाया जाए, ज्यादातर राज्य सरकारें इसे मैनेज नहीं कर पाती हैं। उन्हें ये पता नहीं कि अपने कैश को, जो उनके पास कैश फ्लो आता है राज्य सरकारों के पास, उसका प्रबंधन कैसे करें। ये सब चीजें अगर उन्हें सिखाई जाएंगी केंद्र सरकार की तरफ से, तो शायद राज्य सरकारें अपने आप को ज्यादा बेहतर ढंग से आगे ला पाएंगी। और अंततः जैसा मैंने फिर कहा कि कुछ भी हो, जो भी वो करेंगे वो तो देश की जीडीपी का हिस्सा होगा। वो देश के समग्र रोजगार का हिस्सा होगा, देश की समृद्ध संपत्ति का, समग्र वेल्थ का हिस्सा होगा। और इसके जरिए जो इनइक्वालिटी स्टेट्स के बीच में, जो असमानता स्टेट्स के बीच में है, उसे दूर करने में, उसे गैप को फिल करने में मदद मिलेगी। और ये कोई लग्जरी नहीं है सिद्धांत हमारे लिए। हम जहां खड़े हैं ये हमारी मजबूरी है। सुधार इस समय इसलिए नहीं करना है कि सुधार कोई फैशन है, सुधार हमें अपनी जान बचाने के लिए करना है। अर्थव्यवस्था, अब सुधार हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। अब सुधार हमारे लिए कंपल्शन है, हमारे लिए अनिवार्यता। अगर हम उसे नहीं करेंगे तो हम डूब जाएंगे। 0% ग्रोथ से नीचे और कहां जाएंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया अंशुमान जी। ये था हमारा आज का अर्थात। कैसा लगा आपको, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब के कमेंट में बताइए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कीजिए द ललन टॉप ऐप। सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, खबरें, शो, सारे सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएंगे। अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा बच के रहिए अफवाहों से और कोरोना से। थैंक यू।